नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसको हम बोलते हैं इंडियन सॉइल्स या भारत की मृदा या भारत की मिट्टियां। ठीक है, तो मिट्टियां अगर देखा जाए तो जैसे कि ये फिगर जो बना हुआ है इंडिया का, ये एक जियोग्राफिकल फीचर है और अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट माउंटेनियस सॉइल को डिनोट कर रहा है। ये जो येलोइश पार्ट है ये एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी को डिनोट कर रहा है। और बाद में फिर हम लोग फंसते हैं इस इलाके में जहां ये ब्लैक सॉइल का इलाका है, ये रेड सॉइल, येलो सॉइल है, जो पिंक पार्ट दिख रहा है ये लेटराइट सॉइल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जैसा कि आपको हमेशा वादा किया हुआ है कि मैं आपको हर चीज मैप के बेस पर पढ़ाऊंगा, आपको रटाने की थ्योरी से दूर भगाऊंगा, रटने की थ्योरी में हमें नहीं आना है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन सॉइल्स या भारत की मृदाएं या भारत की मिट्टियां। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कैसे। जैसा कि हमारे भारत में देखा जाता है, जैसे या फिर ब्राजील में देख लीजिए, आपने वर्ल्ड मैप में पढ़ा हुआ है। ब्राजील में आप साउथ अमेरिका में कभी भी देखेंगे तो ये जो ब्राजील का फिगर है ऐसे है ना, ये पूरा साउथ अमेरिका है और ये ब्राजील का फिगर है। ब्राजील में ज्यादातर लेटराइट मिट्टी है, मतलब मैक्सिमम लेटराइट मिट्टी है, क्योंकि वहां में क्या है, ब्राजील में पूरे ब्राजील में लगभग एक ही क्लाइमेट है, एक ही जलवायु है, एक ही जैसा वेदर रहता है, तो एक ही प्रकार की मिट्टी है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में जितनी दिशाएं उतनी प्रकार की मिट्टियां मान लीजिए आप, है ना। मेन जो दिशाएं होती हैं वो 8 होती हैं, है ना। क्यों? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 8 दिशाएं हो गई, 8 प्रकार की मिट्टियां भी हो गई हमारे यहाँ। तो काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उसने भारत में मुख्य रूप से 8 जो सॉइल्स हैं इंडिया में डिफाइन की हैं, जिनमें से मेन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा भी। तो जिसमें से 6 के पार्ट तो यही दिखाई जा रहे हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट, एरिड, एरिड का मतलब हो जाता है शुष्क क्षेत्र, और फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की मिट्टियां हो गई। तो इंडियन सॉइल्स में क्या है कि जनरली हमारे देश में कहीं हाईलैंड एरिया है, कहीं लोलैंड एरिया है। हाईलैंड लोलैंड एरिया की वजह से या क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से भारत के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है। जैसे कि आप नीचे का पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट नीचे का, तो साउथ में गर्मी ही गर्मी रहती है मैक्सिमम, और उसके बाद नॉर्थ में मौसम बदलता रहता है, लेकिन ज्यादा नॉर्थ में चले जाएंगे तो अक्सर पूरे साल भर मौसम ठंडा ही रहता है। तो वही चीजें हैं कि भारत में क्लाइमेटिक चेंज बहुत तेजी से होते हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, और भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, कहीं हाईलैंड है, कहीं लोलैंड है। तो भारत में उच्च भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र में अलग अलग जलवायु होने की वजह से हमारे देश में सॉइल्स में भी क्या है, भिन्नता पाई जाती है, या हमारे देश में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, यानी कि जो मिट्टी है या मृदा है उसके भिन्न भिन्न क्या है, प्रकार है। समझ में आया? और भिन्न भिन्न प्रकार जो है, अब उनमें अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकारों में काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, या आप मान सकते हैं इसी को हम हिंदी में भी बोल देते हैं, जैसे मेरा वादा है कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत में सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो परिषद है वो यही है। तो काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इन्होंने डिफाइन किया है कि भारत में टोटल जो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उनको डिफाइन किया गया है 8 पार्ट्स में। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। 8 प्रकारों में यहां पर 6 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन रेड और येलो को एक साथ ले लिया गया है। जनरली इनका क्लाइमेट एक जैसा होता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन को एक साथ ले लिया गया है। तो 4 तो यही हो गए, 5 6 और 7 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका मैप है। अब इस मैप में मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। जो ये ब्लूइश पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, और मैं वादा करता हूं आपको कि बड़े आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा, इतनी आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको ये लगता है ना कि आपको नहीं आ रहा है, या फिर सर हम लेवल नहीं पकड़ पाते हैं, या हमसे नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, और भी तरीके होते हैं।
जरूरी नहीं हर चीज हर इंसान को आ जाए, लेकिन हाँ फाइट करना बहुत जरूरी है। अगर हम फाइट करते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में आ जाएगी। ठीक, तो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल ये रहा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, येलोइश पार्ट जो दिख रहा है, ये एलुवियल सॉइल का पार्ट है। ये वाला जो है ये काली मिट्टी है। ये जितना आपको दिख रहा है ये पूरा ये सब रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद ये पश्चिमी तट पे राजस्थान में, उड़ीसा, बंगाल में और असम में जो दिख रहा है ये आपका लेटराइट सॉइल है। बाकी आपको पता ही है, दिख रहा है ये राजस्थान, ये हो गया आपका अरेड यानी कि रेगिस्तानी इलाका, रेतीली मिट्टी, और गुजरात का अपर पार्ट यानी कि कच्छ। ठीक है, ये हो गया। और बाकी मैंने आपको फॉरेस्ट से माउंटेनियस इलाके दिखाई दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार थ्योरेटिकल वे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपके क्या, ये हो गया आपका इंडियन सॉइल। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? हमारे पास 8 प्रकार के इंडियन सॉइल्स हैं। अब उनमें भारत की मिट्टियों में जैसे हम देखेंगे, भारत जैसे बृहद देश में उच्चावच तथा जलवायु संबंधी दशाओं में विभिन्नताओं के कारण या विविधताओं के कारण मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन कितने प्रकारों में किया है? 8 प्रकारों में किया है। मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? एलुवियल सॉइल से। और सबसे पहले एलुवियल सॉइल, या इसी को बोलते हैं हम कौन सी मिट्टी? इसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ या जलोढ़, ये जलोढ़ है क्या? इसका अगर हम डेफिनेशन निकालेंगे तो जलोढ़, जल को ओढ़े हुए मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ बोलते हैं। अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम देखें तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको इनके बारे में पूरा बताता हूं। जलोढ़ अभी आपने देखा कि कहां कहां वो मैप में आपको दिख रहा था, मैं उसको लास्ट में हम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इसके लिए देखो, अगर आपको नहीं याद हो रहा है ना, कोई चीज नहीं पकड़ पा रहे हो आप, कोई बात नहीं, मैं आपको कराने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, देखो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। जैसे अब ये जो मैं कोड बना रहा हूं, ये कोड हंसाने के लिए है आपको, ताकि आप खुश रहो, खुश रह के पढ़ो। समझ में आया? खुश रह के पढ़ेंगे, बाकी कोई इंटेंशन नहीं होता। तो हाँ, ये हो गया आपका हग्गू पुरबिया, ये बन गया एक कोड। ये देखिए हग्गू पुरबिया, ये केवल एक कोड है जिससे हम आराम से चीजों को याद कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें मैं आपको स्टेट याद कराऊं। एच से हो जाएगा क्या? एच से हो जाएगा हरियाणा, एच से है हरियाणा। पी से हो जाएगा पंजाब, पी से क्या हो जाएगा? पंजाब। अब आराम से आप देखते जाइए, यू के बाद पी के से हो जाएगा पंजाब, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। आर ए से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। बी से पहले, हाँ अब आप बिहार करोगे नहीं, बी से पहले होगा बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, और फिर बीआई से होगा बिहार, और ए से हो जाएगा असम। असम में लेटराइट मिट्टी ही नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां चाय होती है तो वहां केवल लेटराइट मिट्टी होगी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी तो है। तो ये हो गया आपका असम। तो ये हो गया आपका एक कोड हग्गू पुरबिया। एच से हो गया आपका हरियाणा, पी से हो गया पंजाब, एच से हरियाणा, ये हो गया हरियाणा, पी से पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, असम। 1 2 3 4 5 6 7 भारत के 7 वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मतलब जल को उड़े हुए मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़। तो जहां पर गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा वहां सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो कि इंडिया का लगभग 40% लैंड सरफेस को घेरती है। इंडिया के टोटल भूभाग का 40% क्षेत्र पर केवल कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और इन सबके साथ साथ अगर हम देखें तो आपको मैं बता दूं, कभी आपने इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया तो आप जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये जो पार्ट है नीचे का, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पे बहुत सारे नदियों के डेल्टा बनते हैं। तो पूर्वी घाट यानी पूर्वी तट पे भी बहुत ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कोड में 7 राज्य तो ये हो गए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, असम। ठीक है, ये राज्य हो गए।
इसके साथ साथ पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट का जो इलाका है वो भी जलोढ़ मिट्टी का प्रचुरता वाला क्षेत्र है। इसीलिए भारत के 40% पार्ट पर क्या है, केवल जलोढ़ मिट्टी है। समझ में आया? इस कोड को अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूं तो मैं आपको ऐसे पढ़ा भी सकता हूं। देखिए ये कोड बना हुआ है, एलुवियल सॉइल या इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का कोड बना रखा है मैंने, क्या इसका कोड बना हुआ है, हग्गू परबिया। हग्गू परबिया एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा हरियाणा, एच से हो जाएगा हरियाणा, पी से पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, आर से राजस्थान, पी से बिहार, बी से बंगाल, मैं भी गलत हो गया भाई, बी से बंगाल, बी आई से बिहार, ए से असम। समझ में आया? और ईस्टर्न कोस्ट यानी कि कौन सा तट, ईस्ट कोस्ट मतलब पूर्वी तट। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कौन सी सॉइल्स, एलुवियल सॉइल। अब आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब इनके बारे में अगर जानना है आपको तो जलोढ़ मिट्टी है क्या, ध्यान रखिएगा, इंडिया के टोटल लैंड सरफेस का लगभग 40% जो भूमि है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और इस मिट्टी में, इस मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा होती है रेत की और क्ले की। क्ले बहुत ज्यादा पाया जाता है, मृतिका जिसको बोलते हो आप, इसमें क्ले बहुत पाया जाता है। तो ये जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, ये है आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। राजस्थान के साइड भी आया हुआ है, यूपी इधर से देखिए आप, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और नीचे तक फैला हुआ है ना। और ये देखिए पूर्वी तट पे फैला हुआ है। तो पूर्वी तट पे ये येलोइश पार्ट किनारे किनारे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इधर नहीं है, ऑब्वियसली इस साइड है और नीचे तक है, देखो तमिलनाडु तक है ना। तो पूरे भारत के लगभग 40% पार्ट पर आपकी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एक बात। दूसरा, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अच्छी है और जनरली नहरों से भी रेत की मात्रा काफी आती है। रेत की मात्रा अच्छी है और क्ले की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और इस मिट्टी में पोटाश फास्फोरस खूब पाया जाता है, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। तो पोटाश और फास्फोरस की मात्रा अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे कि जब हरित क्रांति की गई थी तो एनपीके बोला गया था, है ना, नाइट्रोजन, पोटाशियम और ये फास्फोरस। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन इस मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है, तो ये इसकी कमी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और वैसे इसमें पोटाश, फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ठीक ठाक है, मतलब अच्छी होती है। उसके बाद ये जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी जो है, इस जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में हम तोड़ते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इसका एक भाग है बांगर और एक भाग है इसका खादर। इसके दो पार्ट है। तो बांगर और खादर में मुख्य फर्क क्या है? बांगर और खादर में जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, जो बहुत एंशिएंट टाइम की मिट्टी है, उसको बांगर कहते हैं, ठीक है, वो बांगर है, उसको बांगर कहते हैं। और जो नई है उसको हम खादर कहते हैं। और बांगर खादर में मेन फर्क क्या है? बांगर जो मिट्टी है ये थोड़ा काली होती है, मतलब काले कलर की होगी या भूरे कलर की होगी। और जो खादर होती है, खादर जनरली क्या है, नदियों द्वारा जो अपने साथ मिट्टियां लाई जाती हैं, नदियों द्वारा अपने प्रवाह के दौरान जो मिट्टियां लाई जाती है ऊपर ऊपर के परत पर, उसको ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको ये खादर बोलते हैं। बांगर थोड़ी प्राचीन है और खादर नई है, ठीक। और जनरली देखा जाए तो खादर बांगर दोनों ही बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं, जो कि हमारे उत्तर भारत में अच्छी फसलों के उपज के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। तो इनको दो भागों में तोड़ा गया है, एक बांगर है और एक कौन सी है, खादर है, ठीक है। और इसमें पोटाश फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। इंडिया का 40% पार्ट इसमें जलोढ़ मिट्टी से ही घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ये मैंने आपको अभी बताया। इसमें रेत, गाद और मृतिका मतलब कि क्ले में के भिन्न भिन्न पार्ट पाए जाते हैं। तटीय मैदानों में, तटीय मैदान मतलब ईस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बताया, और डेल्टा प्रदेशों में यानी कि ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा बहुत सारा है, तो ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा यानी कि नदियों का डेल्टा बनता है, तो डेल्टा प्रदेशों में यह प्रचुरता से मिलती है। गिरिपथ मैदानों में भी पाई जाती है। गिरिपथ मैदान आपको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था, गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदानों में, तो उनमें गिरिपथ मैदान मैंने पीडमोंट प्लेन्स बताए थे आपको। तो गिरिपथ मैदानों में भी इसकी बहुतायत है। भूगर्भ शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट लोग जो हैं इसे दो भागों में तोड़ते हैं, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। तो बांगर और खादर में इसको दो भाग में तोड़ा गया है। प्राचीन जलोढ़ जो है मैंने अभी बताया था आपको, जो एंशिएंट एलुवियल सॉइल है उसको बांगर कहते हैं, और इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाश और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है।
नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा पाया जाता है बांगर में। लेकिन अगर हम खादर की बात देखें तो जो खादर है ये नई है, उसकी अपेक्षा नहीं है, बांगर की अपेक्षा नहीं है ये। तो ये हो गया आपका। इसका रंग काला भूरा होता है। बांगर के बारे में मैंने आपको बताया काले और भूरे कलर की होती है। लेकिन खादर मिट्टी जो है नवीन जलोढ़क, देखियो मैंने आपको अभी बोला था कि नवीन जलोढ़क, प्राचीन जलोढ़क बांगर है तो वो पुरानी है, ये नई है, और इसे खादर भी कहा जाता है। तो हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियां जो होती हैं उनको हम खादर बोलते हैं। नदियां अपने साथ बाढ़ के द्वारा जो मिट्टियां लेकर आती हैं जनरली बिहार में ज्यादा पाई जाती हैं। तो बांगर की अपेक्षा ये ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये अपने साथ खूब सारी पानी लेकर आ रही है और इसको खूब सारा पानी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जिसको ज्यादा पानी मिलेगा, जिसको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा वो ज्यादा फैल जाएगा और जिसको कम मिलेगा वो उतना नहीं फैलेगा। देखने को देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्टैमिना की अगर बात की जाए तो यूसाइन बोल्ट बहुत पतले थे इंसान है, लेकिन मसल्स बहुत सारी हैं, एनर्जी बहुत तगड़ी है। और जितनी बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं आप शायद उनकी एनर्जी अगर चेक कर लेंगे तो यूसाइन बोल्ट उनसे बहुत आगे है। तो बात वही है कि बस फर्क क्या है कि उनको ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, इनको ज्यादा प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ये केवल अपनी मेहनत पे रहते हैं और बॉडी बिल्डर्स जो है वो दनादन खाते रहते हैं, समझे। तो जलोढ़ मिट्टियां जो है पोटाश और फास्फोरिक अम्ल जो होता है, फास्फोरिक एसिड जो है, चूना यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बनिक तत्वों से धनी होती हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। मैंने आपको अभी बताया था लास्ट पॉइंट कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम है। तो ये होगी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। समझ में आया? ये आपको मैंने इसका फिगर बता दिया, कोड बता दिया एल्यूवियल सॉइल का। तो ये हो गया आपका एल्यूवियल सॉइल। ये काफी उपजाऊ मृदा है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है और बांगर उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि बांगर को उतना पानी नहीं मिल रहा है लेकिन खादर को पानी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सेकेंड पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। तो जो ये काली मिट्टी है ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल है ना, ये ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल का सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं ब्लैक सॉइल इंडिया में है कहां। तो एक बार हम जरा पुराने वाले फिगर पे आते हैं, ये वाला फिगर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अब जो ये इंडिया का पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट में ये वाला जो इलाका है, ये जो ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल कैसे बना है पहले तो ये जान लीजिए। जनरली भारत के जो लावा प्रदेश थे, लावा प्रदेश में जहां पर वॉल्केनोस थे, वॉल्केनो फट गए, पूरी कहानी ज्योग्राफी की एक बड़ी सिंपल सी कहानी है। जैसे आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी होगी, तो रामचरितमानस पढ़ते हैं या कभी गीता पढ़ते हैं तो उसमें एक दोहा जरूर वो बात पे, जैसे कोई पंडित जी होते थे वो दोहा पढ़ रहे, वो सारा पढ़ रहे होते थे, तो बीच बीच में बच्चे एक तरफ माइक लगाए बैठे होते थे, वो दोहा पढ़ते रहते थे, है ना। बिल्कुल वैसे ही है ज्योग्राफी, घुमा फिरा के कहानी वहीं आएगी, क्या कुछ नहीं। भारत के वो क्षेत्र जहां पर वॉल्केनो पाए जाते थे प्राचीन काल में, वॉल्केनो में इरप्शन हुआ मतलब उद्भेदन हुआ, वहां लावा निकला, लावा निकल के फैल गया, तो वो लावा प्रदेश बन गए। क्या बन गए? लावा प्रदेश। और जब इधर से नदियां निकली थी, जो नदियों ने लावा का इरोजन कर दिया, लावा अपर्दन हो गया, और लावा अपर्दन हुआ तो इतने इलाके में लावा जहां जहां फैल गया वहां बन गई कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। समझ में आया? काली बोल लो या इनको कपास बोल लो, कपासी मिट्टी बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की पैदावार होती है, ठीक है। और कपास की पैदावार हमारे गुजरात में खूब होती है, आपने देखा है। तो ध्यान रखिए गुजरात में तो होगी। तो जो काली मिट्टी है या ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल की स्टार्टिंग। तो देखिए ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, तो पॉइंट देखते हैं इसको हम सबसे पहले ये कहां फैली हुई है। जैसे आपको दिख रहा है मैप में, अब तो इतना समझ में आता होगा यार, आप लोग बहुत तेज हो गए। जनरली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं मैप से पढ़ाकर आप तक इस चीज को पहुंचा पा रहा हूं जो मैं शायद ऑफलाइन में नहीं पहुंचा पाया। तो ये चीज सिद्ध करती है कि नहीं यार स्टूडेंट कर सकता है, बशर्ते एक बार उसको समझाओ, एक बार उसको मनाओ कि हाँ बेटा ऐसे पढ़ो। अब बस यही है कि ये एक मेरे पास तरीका है आपको समझाने का, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कोड देख लेते हैं। मैं आपको कोड बता देता हूं। देखिए कोड हो गया मामा का गम। हम लोग के जो मामा होते हैं ना उनके अंदर गम बहुत होता है, गम मतलब कि दुख बहुत होता है। मां से हो गया महाराष्ट्र, मां से हो गया महाराष्ट्र, मां से हो गया
एमपी, क से हो गया कर्नाटका, और जी से हो गया गुजरात। भारत के 4 राज्य बहुत ज्यादा फेमस है ब्लैक सॉइल के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो पैदावार होती है कपास की पैदावार होती है। ठीक है, तो कपासी मृदा कहते हैं। यहां पर कपास बहुत होता है, यहां पर अंडी बहुत होता है, खट्टे फल बहुत होते हैं, और यहां पर सब्जियां भी होती हैं, और यहां तिलहन बहुत सारा है। ठीक है, तो तिलहन की पैदावार मध्य प्रदेश क्षेत्र के आसपास काफी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया कपासी मिट्टी या ब्लैक सॉइल। अब ये जो ब्लैक सॉइल है, ये जो रीजन बना हुआ है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी आपको दिख रहा है, तेलंगाना में भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, लेकिन मैंने आपको मेजर पार्ट्स बताए। ये देखिए गुजरात। ठीक है, तो अब ये जो मेजर पार्ट्स हैं, इनको बोलते हैं मामा का गम। इतना आप समझ गए होंगे। आपको मैं इधर भी दिखा सकता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये आपके लिए कोड बना हुआ है, ये मामा का गम ऐसे बिल्कुल सेम बनाया हुआ है। एम से महाराष्ट्र, एम से एमपी, का से कर्नाटका, जी से गुजरात। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपके लिए कोड। ठीक है, तो ये हो गया मामा गम। स्टेट्स आपको याद हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल पॉइंट नंबर 1। ठीक, ब्लैक सॉइल को हम कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक, जनरली ये जो मृदा है, ये मृदा लावा मृदा है या लावा प्रदेशों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लावा इरोजन की वजह से या लावा अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये लावा अपरदन से हो गया। उसके बाद अगर हम इसके बारे में और देखें तो ध्यान रखिएगा, इसको जो लावा अपरदन है, यानी कि जहां वॉल्केनोज होंगे वहीं पर इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक, और इसके बाद हाँ, ये जो मिट्टी होती है ना, जब ये गीली होती है तो ये चिपचिपाती है। ये चिपचिपाने वाली मिट्टी है, मतलब बहुत दलदली टाइप आपको लगेगी, हाथ में चिपक जाएगी आपके। लेकिन जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स बन जाते हैं। जब बंजर जमीनें होती है ना, बंजर जमीनों की तरह ये क्रैक्स से दिखने लगते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो पानी को सोख लेती है, अपर पार्ट सूख जाता है। अपर पार्ट सूख जाता है तो उसमें क्रैक बन जाता है। समझ में आया? तो कपासी मृदा हो गया, उसके बाद लावा मृदा हो गया, लावा मृदा के बाद लावा मृदा क्षेत्र, उसके बाद गीली होने पर ये कैसी हो जाती है, गीली होने पर चपचपाती है, और जब ये सूख जाती है तो सूखने पर इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, लगभग 5.48 लाख जो किलोमीटर क्षेत्र है, उतने इलाकों में फैली हुई है। लगभग 1% भागी है। लेकिन हाँ, ब्लैक सॉइल का बहुत ज्यादा जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर कपास की पैदावार बहुत होती है, यहाँ पर तिलहन की पैदावार बहुत ज्यादा है। तिलहन की पैदावार के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी मतलब सूरजमुखी, सूर्यमुखी बहुत है। उसके बाद यहाँ पर खट्टे फल बहुत होते हैं। ठीक, खट्टे फल का मतलब हो गया, खट्टे फल का मतलब हो गया सिट्रिक एसिड वाले। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड वाले फल यहाँ पर बहुत है। तो ये होगी आपकी कौन सी मिट्टी, कपासी है वो ब्लैक सॉइल। चलिए हम अपने ब्लैक सॉइल के बारे में देख लेते हैं। ये रहा ब्लैक सॉइल। हाँ, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑब्वियसली इसे रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये रेगुर सॉइल भी है, रेगुर सॉइल बोलते हैं, या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है और ये कपास के खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। रंग काला इसलिए क्यों होता है क्योंकि इसमें लौ की मात्रा ज्यादा होती है। लावा है ना, लावा की वजह से ये काली दिखती है और इसीलिए इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो आपका लौ है, मैग्नेटाइट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो वो ज्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये काली दिखती है। ठीक है, ये लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावे के, मैंने आपको बताया, अपक्षयण या फिर अपरदन मतलब इरोजन की वजह से हुआ है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु, ऑब्वियसली
मिट्टियों का डिफरेंट होना क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट, लोहा, देखिए अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट और ह्यूमस। ह्यूमस उतना ज्यादा नहीं है, पर्वतीय मिट्टियां जो होती है उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे इसमें उतना ह्यूमस नहीं है, उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी सॉइल, ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इनका रंग काला हो जाता है, ठीक है। उसके आगे अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई है। ये जब गीली होती है तो गीली होने पर ये चिपचिपाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें क्रिएट हो जाती है, क्रैक्स बन जाते हैं और इधर ये चिपचिपाने लगती है ना। इस मिट्टी में नमी धारण करने की बेहतर क्षमता है, मैंने आपको बताया, तभी उसमें क्रैक बन जाते हैं। इसलिए शुष्क कृषि के लिए यह सबसे उपयुक्त है। ड्राई फार्मिंग जहां पर पानी की मात्रा की उतनी ज्यादा फसलों को जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो मिट्टी मानी जाती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, खट्टे फल, देखिए अभी मैंने आपको बताया, अंडी बताया था, सूरजमुखी बताया, तिलहन बताया, कृषि होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, एक बार फिर से इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा कम है, ठीक है। तो मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा प्रचुर होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फास्फोरस इसमें कम होता है और नाइट्रोजन भी इसमें कम होता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ भी बहुत कम होते हैं, यानी कि ये मिट्टी दलदली क्षेत्र में नहीं होगी, ठीक है। जहां जो दलदली मिट्टी होती है ना, जहां पर दलदल होते हैं, जहां पर पानी इकट्ठा है सालों से, जहां पर फॉसिल्स तैयार होते हैं, वहां पर ये मिट्टी नहीं होगी, ठीक। वहां पर होती तो यहां पर कार्बनिक पदार्थ जरूर होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कम है। और ध्यान रखिएगा जो जब हरित क्रांति हुई थी तो एनपीके बनाया गया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया गया था, पानी का प्रयोग किया गया था, समझ में आया। तो ध्यान रखिएगा जो हम लोग का जो हरित क्रांति हुई थी 1966 में और 2006 में 2 बार, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया गया था, मतलब उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पानी के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पानी के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई गई थी। बात समझ में आ गई आपको। तो ये होगी आपकी कौन सी मिट्टी, ये हो गई काली मिट्टी, समझ में आया। ये आपको मैंने कोड बता दिया, कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल। बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। रेड सॉइल, तो ये रेड सॉइल क्या है? रेड सॉइल जो है इसको मैं आपको सबसे पहले फिगर में दिखाता हूं। ये देखिए, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। रेड सॉइल आप मैप में देख सकते हैं, जहां पर आपको ऑरेंजी पार्ट दिखाई दे रहा है, वो रेड सॉइल और येलो सॉइल का इलाका है, ठीक है। तो ये देखिए आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रेड सॉइल की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहां गए हम, ये देखिए, ये इंडिया का पार्ट, इतना पार्ट, ये मैक्सिमम पार्ट दिख रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बताता हूं कैसे पूछते हैं। आधा पार्ट यहां कटा हुआ, आधा पार्ट यहां कटा हुआ, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मैक्सिमम रेड एंड येलो सॉइल है, देखिए आप, है ना। तो इनके बारे में आपको बताऊं, इनके लिए क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया, एफसीआई में क्वेश्चन आया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एफसीआई में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? तो ध्यान रखिएगा रेड सॉइल है। आंख बंद करके मारिए, ठीक है। कभी भी अगर आता है ना एग्जाम क्वेश्चन ऐसे, ये देखिए, इसका कोई कोड नहीं बनाया मैंने इसीलिए, क्योंकि कोड बनाना बेवकूफी है, बहुत सारे स्टेट्स है, ठीक। तो इसको 2 पार्ट में याद रखिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का मैक्सिमम पार्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बस खत्म। लाल मिट्टी पूछेगा तो पीली मिट्टी साथ में पूछेगा, ठीक है। इसीलिए ये लोग भी समझदार, देखो आप यहां पर देते हैं रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी जो है, रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल जो है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड एंड येलो सॉइल है। समझ में आया आपको? और मैक्सिमम पार्ट आपको दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में इस मिट्टी की
मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये बात आती ये है कि रेड सॉइल बनती कैसे है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य से अधिक वर्षा वाले यानी कि सामान्य यानी कि मीडियम रेंज जहां बारिश होती है या हैवी रेंज जहां होता है, तो मीडियम से हैवी रेंज वाले जो इलाके हैं, सामान्य से भारी वर्षा वाले जो इलाके हैं, भारी वर्षा क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी? रेड सॉइल की। समझ में आया? बनते ही कैसे? ये बने क्रिस्टल से, ठीक है। जो क्रिस्टल शेल्स होते हैं, क्रिस्टल सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है, या क्रिस्टल सेल्स से बनते हैं। ये कैसे बने हैं? जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदियों द्वारा अपने साथ जितना भी क्रिस्टल्स एक साथ लाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रेड सॉइल की एक बड़ी खासियत होती है, ये कंकड़ जैसी लगेगी। जब ये मिट्टी की ऊपरी परत पे होगी ना, तो कंकड़ जैसी ऐसा लगेगा जैसे कि मान लीजिए, क्या बताऊं मैं आपको, जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी को आप तोड़ दीजिए तो छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाएगी। या कोई भी चीज जिसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं तो माउंटेनियन इलाके में बहुत गया हूं, लेकिन आप कभी भी देखना माउंटेनियन इलाकों में एक क्रिस्टल शेल्स की चट्टानें होती हैं, तो वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस होते हैं। वो आपको दिखेगा, आप कभी रॉक क्लाइंबिंग करेंगे तो आपको लगेगा। रॉक क्लाइंबिंग के इलाके में, क्रिस्टल शेल्स के इलाके में रॉक क्लाइंबिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर होल्ड्स बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल सेल्स होते हैं, क्रिस्टल सेल्स से इनका निर्माण होता है, जिनको हम कौन से सॉइल्स कहते हैं? रेड सॉइल कहते हैं। और ये सामान्य से भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। इसीलिए मैंने इसका कोई कोड नहीं बनाया, क्योंकि कोड बनाना बेकार है, ठीक है। जहां कोड की जरूरत है वहां पर इसको बनाएंगे। तो ये लाल मिट्टी जो है, देखिए आपको मैंने अभी बोला भी था, सामान्य से भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, सामान्य से भारी वर्षा वाली दशाओं में यह प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपरदन यानी इरोजन से निर्मित हुआ है। समझ में आया? तो ये जो है, ये दोमट मिट्टी के प्रकार की होती है। तो क्रिस्टल शेल्स जो सॉइल इरोजन के दौरान जो बनते हैं नदियों के द्वारा, उनको हम बोलते हैं रेड सॉइल। और निम्न भूभागों में यह दोमट प्रकार की होती है, मतलब कि लोअर लैंड सरफेस के लोअर पार्ट में दोमट जैसी होती है, जबकि उच्च भूमि पे असंगठित कंकड़ों के समान होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि छोटे छोटे कंकड़ की तरह आपको दिखाई देगी। ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है। अब यहां से वो मिट्टियां आती है जिनको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनको इरिगेशन का मतलब की जरूरत होगी, तो कैसे भी करिए सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। इनको उर्वरक की जरूरत पड़ जाती है, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, चाहे केमिकलाइज्ड फर्टिलाइजर हो, लेकिन इनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी होती है और तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट चल रहा है? ये रेड सॉइल का। और उच्च भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करें या अपर लैंड सरफेस की अगर हम बात करें, तो देखिए अपर लैंड सरफेस की बात करें तो अपर लैंड सरफेस में इसमें मूंगफली वगैरह की पैदावार ज्यादा की जाती है रेड सॉइल्स में। तो और लोअर लैंड सरफेस की अगर बात करेंगे तो इसमें चावल, रागी या फिर तंबाकू और सब्जियों की पैदावार ज्यादा की जाती है। तो ये देखिए, उच्च भूमियों पर ये बाजरा, मतलब जैसे मोटा अनाज, बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। जबकि निम्न भूमि में लोअर लैंड सरफेस में देखा जाए तो इसमें चावल बहुत होता है, रागी भी होती है, तंबाकू भी है और सब्जियां भी है। तंबाकू है इसका मतलब ये आंध्र प्रदेश में बहुत सारी होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू की पैदावार की जाती है, ठीक है। तो खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, मतलब कि इसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है। सेलाइन होने की वजह से ये ज्यादा रेड सॉइल का मतलब जो मेन जो घटक है वो ये है कि घुलनशील लवणों की पर्याप्तता है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। और एक आप चीज देख लीजिए, भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन कहीं भी होगा, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक तत्व और जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। तो सैलिनिटी ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे जो पार्ट्स हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस या कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ या चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, इसमें कुछ नहीं पाया जा रहा है, जिनकी कमी की वजह से इनको सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सॉइल? ये हो गया आपका रेड सॉइल, ठीक।
नेक्स्ट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। तो ये लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट सॉइल की मात्रा ब्राजील में बहुत ज्यादा है, जहां पर कॉफी की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो लेटराइट सॉइल को पढ़ने से पहले मैं आपको पूरा फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए, जो पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी पिंक पार्ट दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा लेटराइट सॉइल है। अब पिंक पार्ट कहां कहां है आप खुद ही देख लीजिए। चलिए मैं आपको इनका एक कोड भी बता दूंगा अभी। ये आया लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल में इसमें चाय की पैदावार अच्छी होती है। जितना भी पिंक पार्ट दिख रहा है, जैसे कि ये देख रहे हैं दोनों, ये पार्ट राजस्थान के पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वेस्टर्न पार्ट पे, ध्यान रखिए वेस्टर्न घाट पे कॉफी की खेती होती है। वो दूर बैठा है, वहां पर चाय की खेती होती है, वो असम। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूं। आर से हो गया राजस्थान, राजस्थान है। राजस्थान के बाद आ गया आपका उस साइड, अगर आप देखेंगे ये उड़ीसा का पार्ट है, तो ये उड़ीसा हो गया। फिर नीचे तमिलनाडु के पार्ट में आ रही है, फिर उधर असम में आ रही है, और फिर ये वेस्टर्न घाट पे आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी को मैं काट काट के बनाऊं। देखिए आप, राजस्थान का हम आर ले लेते हैं, राजस्थान का हमने आर ले लिया, उड़ीसा का हमने ओ ले लिया, तमिलनाडु का हमने टी ले लिया, असम का हमने ए ले लिया, रोहता। ठीक है, और पश्चिमी तट का हमने डब्ल्यू ले लिया। भेड़िया का नाम सुना है? भेड़िया रोता बहुत ज्यादा, और भेड़िया जब भी रोता है तो कुछ ना कुछ शगुन करते ही करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जानवरों की प्रवृत्ति में कुत्ते और भेड़िया दोनों एक ही से माने जाते हैं। ये साले अगर रोते हैं तो अगर ये रोएंगे तो ये कुछ ना कुछ अजीब करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रोता वुल्फ आपका कोड बन गया। आर से हो गया राजस्थान। ठीक है, आर से हो गया क्या? आर से हो गया राजस्थान, ओ से हो गया उड़ीसा, टी से हो गया तमिलनाडु, ए से हो गया असम, डब्ल्यू से हो गया आपका वेस्टर्न घाट। याद हो गया आराम से? ये हो गया आपका कौन सा सॉइल? लेटराइट सॉइल। बाकी पिंकिश पार्ट आपको दिख रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैप कहीं ना कहीं आपको इतनी बार देखोगे कि मैप आपके दिमाग में वो चीज भर जाएगी, समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका मैप के आधार पर। अब हम लोग जरा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए, लाल मिट्टी हमने कर लिया, हम आते हैं लेटराइट पे। ठीक, तो लेटराइट क्या है? यह मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और जनरली ये भी वही होती है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसे क्या हो रहा है जो लेटराइट मिट्टी बन रही है? जनरली पॉइंट नंबर 1 तो यही है, पॉइंट नंबर 1 यही है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा। इसीलिए तो असम में पाई जा रही है, क्योंकि असम क्षेत्र में उधर ह्यूमिडिटी काफी है, ह्यूमिडिटी काफी है, वहां पर कंडेंसेशन बहुत होता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन बहुत होता है, तो वहां पर बारिश बहुत ताबड़तोड़ होती है। ठीक है, और इसीलिए वहां पर बाढ़ आती है, जैसे अभी आई थी, आपने देखा। तो जनरली 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो सिलिका पाया जाता है, सिलिका से आपने ध्यान रखो, सिलिकॉन जनरली कांच बनाने में यूज होता है। सिलिका जो है, सिलिका को 1000 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीट करते हैं और फिर उसको कूल करते हैं, ये फॉर्मेशन होता है क्या? कांच के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चूना और सिलिका के निक्षालन, निक्षालन का मतलब होता है नदी द्वारा अपने साथ लाया हुआ, वो या फिर बाढ़ द्वारा अपने साथ लाया हुआ। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये लेटराइट से बनती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जहां पर बहुत ज्यादा बुश होगा, बुश समझते हैं? बुश मतलब जंगल, मतलब झाड़, जहां झाड़ है, जहां बहुत चारागाह है, वहां पर लेटराइट मिट्टी बहुत होती है। और ध्यान रखिएगा, चाय की खेती भी जो होती है वो भी झाड़ की तरह ही होती है। आप कभी भी देखिएगा चाय के खेतों में अगर आप घुस जाएंगे तो मतलब कपड़े तो आपके गंदे होने होने, वो सारे पेड़ ऑलमोस्ट ऐसे सटे होते हैं और बहुत टाइट होते हैं, मतलब वहां से निकलने में आपको खरोचे भी आ सकती है। तो जनरली सामान्यतः मिट्टी झाड़ और चारागाह का क्षेत्र, परंतु उर्वरक डालने पर झाड़ और चारागाह के क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन
परंतु इसमें उर्वरक डाले जाए तो चावल, रागी या काजू की पैदावार भी की जा सकती है। वही बात कि ये उतनी उपजाऊ नहीं है, कुछ स्पेशलाइज्ड फसलों के लिए अच्छी है लेकिन बाकी सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर हम उर्वरक का यूज करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। ध्यान रखिएगा, यही वो मिट्टी है लैटराइट मिट्टी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब खत्म होने लगी ये मिट्टी, तो वहां पर वो लोग करने लगे, जो सरकारें हैं, सरकारों ने झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। वहां पर जंगलों को काटा जाने लगा, जंगलों को काट के जलाया जाने लगा, फिर वहां पर उर्वरक के तैयार किया गया और फिर वहां पर खेती की गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, झूमिंग खेती इंडिया में सबसे ज्यादा नागालैंड में हुई है और झूमिंग खेती से बहुत नुकसान हुआ है। झूमिंग खेती का इतना नुकसान हुआ है कि भारत में जंगलों की मात्रा सबसे तेजी से घटी है और इंडिया, ये क्वेश्चन आता है, इंडिया में सबसे तेजी से जंगल घटने वाला राज्य है नागालैंड। क्यों? कांग्रेस सरकार के दौरान वहां पर बहुत ऐसा क्या गया 2011-2012 में कि जंगलों को काटा गया, काट के जलाया गया, जलाकर मिट्टी साफ की गई, मिट्टी में जम के केमिकलाइज फर्टिलाइजर का यूज किया गया और उसके बाद इतनी ज्यादा खेती की गई कि पैदावार तो ताबड़तोड़ हुई, लेकिन वही बात, इतनी ज्यादा पैदावार हो गई कि मिट्टी की उर्वरता ही खत्म हो गई। एक बात याद रखिए, वो जंगल उर्वरक नहीं होते हैं। जंगल की जो उर्वरता थी वो वहां के बड़े बड़े जो विशाल विशाल जो 20 साल में जो पेड़ खड़े हुए हैं वो लगातार उसकी उर्वरता छीन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा उर्वरक होंगे? उतने ज्यादा फर्टिलिटी उनमें नहीं होती। आप उनको, हाँ, आपके इलाके ज्यादा बंजर हो गए, आपने यूज करने के लिए उनको यूज कर लिया। नागालैंड के लोगों को बोला गया कि देखिए हम आपको रोजगार देंगे, कृषि सिखाएंगे और आपने जंगल कटवा दीजिए। अब नागालैंड के लोगों ने जंगल कटवा दिए, जंगल कटवा दिए, रहते भी ये नागा लोग जंगल में ही थे और जंगल दिए इन्होंने कटवा। अब जंगल कट गया, जब धूप पड़ी तो अब जलेगा कि नहीं जलेगा? अब आपको खेत भी गए, खेती भी गई, अब आप जल भी रहा है। तभी नागालैंड सरकार, नागालैंड की जो पॉपुलेशन थी वो खिलाफ खड़ी हो गई और फिर बहुत बवाल हुआ इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ था कि उर्वरक का यूज किया जाए तो हो सकता है लेकिन करना कोई ठीक नहीं है। ठीक है, आदि के ऊपर संभव है। इस मिट्टी में लौ यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा है और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर वही बात आ गई, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन की इंडिया में मृदा में कमी है। यही कारण है कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी और प्राचीन समय में अभी में बहुत फर्क है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक फिगर दिखाया था, आप याद रखिएगा, याद करिएगा। कभी आपने सुना होगा चाड, चाड का नाम सुना है? चाड एक देश है अफ्रीका का, चाड लेक भी है, लेक चाड नाम है। कभी उसका एक आप सैटेलाइट मैप देखना, तो सैटेलाइट आप मैप देखोगे जो 1973 में चाड लेक जो थी वो 2017 में सूख गई, खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। तो धीरे धीरे उर्वरता भारत में भी, मृदा की भी कम होती रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल का मैं आपको कोड बता दिया मैंने आपको। लैटराइट सॉइल का रोता वोल्फ, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम और वोल्फ में डब्ल्यू हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, वेस्ट कोस्ट पे ध्यान रखिएगा, वेस्ट कोस्ट से सबसे ज्यादा पैदावार होती है किसकी? केरल साइड जो होती है वो, केरल और कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास वो होती है आपकी सबसे ज्यादा वहां पर कॉफी, और असम में होती है चाय। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट है अभी का, लेकिन लीस्ट नहीं है, जंगली और पर्वतीय मिट्टी। देखिए एक साथ दे रहा है ना, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। इनको जानने से पहले हम एक बार फिर से जरा अपना मैप देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना मैप के शायद हमारी जिंदगी अधूरी है। हम अधूरे हो जाएंगे अगर हमें मानचित्र नहीं आया। तो हमारी पास एक कमी है क्या, कि हमारे पास मैप के बिना कोई काम नहीं हो। मैप अपने अंदर रखना है ताकि आपको तैयार रहे। जितना भी मैप में ब्लूइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लूइश पार्ट पूरा फॉरेस्ट्री एंड माउंटेनियस सॉइल है। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर, दिख रहा है कि नहीं? ये अब पार्ट आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये उत्तराखंड का इलाका। ठीक है, ये हो गया फॉरेस्ट्री माउंटेनियस सॉइल। इधर हो गया सिक्किम और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया? बाकी इंडिया में आपको कहीं ऐसा नहीं दिख रहा होगा, भूल जाइए। वैसे मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर बीच में है। ठीक है, यहाँ पर माउंटेनियर इलाके हैं। आप ध्यान रखिए, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। क्या बताया था? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियर सॉइल,
या फिर इसको होता है पर्वतीय मिट्टी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, मैं आपको अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे कि लेटराइट जो सॉइल बना है वो चूने से बना है और सिलिका के निक्षालय मतलब कि वो जो बह के आया है नदी के साथ उसकी वजह से बना है ना। वैसे ही जो पर्वतीय है इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है और ये उपजाऊ नहीं होती, ठीक है, ये इतनी उपजाऊ नहीं है, इसको सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल में पर्वतीय मिट्टी जो थी बड़ी मेहनत करते हैं पहाड़ी लोग, तो वो लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं जिसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। चाइना ने इस सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ाया क्योंकि चाइना का मैक्सिमम लैंड सरफेस खाली है, लेकिन चाइना के पॉपुलेशन का, चाइना के लैंड सरफेस का 2/3 लैंड सरफेस खाली पड़ा है, कुछ नहीं है। अरे बहुत पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका लैंड सरफेस बहुत ज्यादा है। दुनिया के 30 देशों में मतलब सबसे ज्यादा एरिया वाले देशों में चाइना भी आता है। तो चाइना ने क्या किया, अपने आप खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए चाइना ने वहां पर माउंटेन्स में टेरेस फार्मिंग करनी शुरू कर दी। उसको पूरी दुनिया ने अपनाया, भारत में भी अपनाया गया, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में, लेकिन इसमें मेहनत बहुत पड़ती है। तो ये जो टेरेस फार्मिंग होती है पर्वतीय क्षेत्र में ही होती है और इसको याद करना बड़ा आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। एक कोड है जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए इसको आप पढ़ते जाइएगा। शिला की जवानी नहीं है, ये झुमती शिला है, ठीक है। तो झुमती शिला जो कोड बन गया, आप देखो बड़ा सीक्वेंस है, देखना आप जैसे आप ऊपर देखो, जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, ठीक, बीच में एमपी, टी खाली, टी से कुछ नहीं है, और एस से वो दिख रहा है सिक्किम, ठीक है। मेरे कोड में केवल एक नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बहुत थोड़ा भाग, अब तो ये आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, वैसे इतना पार्ट भी नहीं है, सब वो ग्लेशियर इलाका हो चुका है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, यू से हो गया उत्तराखंड, एम से हो गया एमपी और एस से हो गया सिक्किम। समझ में आया? तो ये वो राज्य है जहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। अगर बहुत ज्यादा आप अपने आप को डल समझते हो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप परेशान मत हो। कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, हर इंसान का एक जैसे पावर नहीं होता। आपको लगता है कि भगवान ने ऐसा आपके साथ किया कि आपको नहीं आ रहा है या आप नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, हर इंसान एक ना एक क्षेत्र में सुप्रीम होता है। अपनी सुप्रीमेसी को जानो, अपने तरीके से पढ़ाई करो। नहीं आ रहा है आपको थ्योरी से, मैप से पढ़ना शुरू कर दो। मैप से पढ़ने में अगर नहीं आ रहा, वैसे जनरली 99% मुझे नहीं लगता कि मैप से समझ नहीं, क्योंकि चीजें दिख रही है ना, विजुअलाइज इफेक्ट ज्यादा कारगर होते हैं, ठीक है। इसीलिए दुनिया में मूवी और नाटक और सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास थी और नानी कभी कभी चाची थी, चाची कभी दादी थी, तो वो हमें क्यों याद हो जाते हैं नाटक? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें चीजें दिखती हैं, जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि वो विंध्याचल, सतपुड़ा, अमरकंटक वाला इलाका, और एस से हो गया सिक्किम। तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल्स। चलिए हम इसकी थ्योरी पर आते हैं। इसकी थ्योरी ये आपके लिए मैंने कोड भी बना रखा था, देखिए आप देख सकते हैं इसको, कोड को, वो तो मैंने लिख के आपको बता दी। ये माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, झुमती शिला। जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एम से एमपी और एस से सिक्किम। एक आप जोड़ लीजिएगा अरुणाचल, लेकिन अरुणाचल ज्यादा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब आते हैं हम जंगली और पर्वतीय मृदा पर। तो मैंने आपको बताया इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है, पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। जंगली और पर्वतीय मिट्टी ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलवायु और परिस्थितिकी यानी कंडीशनिंग के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति भी अलग अलग होती है। ये निर्माणाधीन मिट्टी है। निर्माणाधीन मतलब पर्वत टूटे हैं, पठार बने हैं, पर्वतों की चट्टानें नीचे गई हैं, पर्वतीय मिट्टी बनी है। अब धीरे 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 जब इसे पानी मिलेगा, तो सैकड़ों हजारों वर्षों में जब ये पानी मिलेगा, जलोढ़ बनेगी, तो ये कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा के कारण ये अम्लीय गुण मतलब कि एसिडिक नेचर होता है इसका, ठीक है। तो एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है। मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमस की मात्रा अन्य मिट्टियों में उतनी ज्यादा नहीं है। रेड सॉइल में लगता है कि ह्यूमस की मात्रा है, लेकिन उतनी नहीं है, ठीक है। लेकिन ह्यूमस की मात्रा इधर बहुत होती है। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया निर्माणाधीन है, तो शुरुआत में जो पड़ेगी।
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें ह्यूमस अधिक होता है, मतलब जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी वहां पर ह्यूमस ज्यादा होगा, वहां पर इनका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफी, मसाले जो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस में आप साउथ इंडिया भी देख सकते हो। साउथ इंडिया में नीलगिरी, डोडा विट्टा, अन्नामलाई, अन्नाई मुड़ी, जो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताए थे माउंटेन्स, उनमें है। तो ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफी, मसाले या ट्रॉपिकल रीजन के जो फल होते हैं, जो हमारे यहाँ जो सीजनी जो फल होते हैं, उनकी खेती संभव है, लेकिन फिर ये बात बहुत ज्यादा इनको इरिगेट करना पड़ेगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल देखिए, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित फल, गेहूं, मक्का, जौ की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। जंगली मिट्टियों में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी पाई जाती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जनरली जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इसमें ह्यूमस ज्यादा है, अन्य मिट्टियों में उतना ह्यूमस नहीं होता है। दलदली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिए, दलदली सबका अपना अपना एक पॉइंट है। जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम है, लेकिन पोटाश, फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो उसकी उर्वरता का कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां तक अभी कराया। तो एक बार देख लेते हैं, मैप हमारा देखा हुआ है। और सेकेंड पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं, भारत की मृदा। आपको मैंने बता दिया था कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और हाईलैंड लोलैंड की वजह से हमारे देश में मिट्टियों में मृदा पाई जाती है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये हमने हग्गू पुरविया बनाया था। ये क्यों था? ये भारत के वो राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये मिट्टी देश के सबसे ज्यादा पार्ट में फैली हुई है, और जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। गिरपथ मैदानों में भी होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। बाकी उसके बाद इसको दो भागों में तोड़ा गया, बांगर और खादर। बांगर पुरानी होती है, खादर नहीं होती है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, पोटाश, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या कम है? नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया जलोढ़ मृदा। ठीक है, फिर मैंने आपको इसका फिगर दिखा दिया था, ये फिगर हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, काली मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये जनरली लावा प्रदेश में बनी है। लावा इरोजन की वजह से या लावा अपरदन के कारण से इसका निर्माण हुआ है। इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नेटाइट या एल्यूमिनियम सिलिकेट और लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये काली दिखती है। ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला है, लेकिन ह्यूमस उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये होगी आपकी काली मिट्टी। नेक्स्ट, काली मिट्टी की खासियत मैंने आपको बताई थी, ये क्रैक वाली दिखती है, बंजर दिखेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जब गीली हो जाएगी तो चिपचिपाएगी। ठीक है, दलदली नहीं है, चिपचिपाएगी लेकिन जरूर। ठीक है, यहां पर सूर्यमुखी, तिलहन और सब्जियां, अंडी, मोटे अनाज और कपास स्पेशली बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें भी कम होती है, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें कम होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं दलदली मिट्टी में। ठीक है, और मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम वगैरह काफी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसका मैंने आपको ये फिगर बता दिया था, वो कोड बता दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या है? ये सामान्य से लाल मिट्टी, और उसके बाद आता है लेटराइट। ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है ये मिट्टियां, जहां पर सामान्य से बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और ये क्रिस्टली शैलो से बनी है, जिनको हम बोलते हैं कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। समझ में आया? गहरे इलाके में ये दोमट प्रकार की होती है, और ऊपरी इलाके में ये सूख जाती हैं, तो कंकर जैसी खुरदुरी हो जाती हैं, मतलब बंच दिखने लगता है इनका। उसके बाद लाल मिट्टी के बारे में और जो पॉइंट थे वो ये थे, चावल, रागी, तंबाकू, यानी कि आंध्र प्रदेश में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी इंडिया में मूंगफली के लिए बहुत फेमस है, और लाल मिट्टी पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाल मिट्टी का इलाका। नेक्स्ट, लेटराइट। लेटराइट के बारे में मैंने आपको बताया, लेटराइट चूना और सिलिका से बनी हुई है, और लेटराइट वहां होती है जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की वर्षा होती है, उसको हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। समझ में आया? जनरली ये लेटराइट मिट्टी झाड़ और चारागाह में बहुत ज्यादा पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जहां पर बुश होते हैं। एम्बुश नहीं, बुश। एम्बुश तो घात लगाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बाद ये मैंने आपको कोड बता दिया था। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जनरली ये पर्वतीय मिट्टी जो है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से मतलब ये निर्माणाधीन है। आगे चल के जरूर बनेंगी, जब सैकड़ों सालों में इनमें वर्षा का पानी या नदी का पानी इनको दबाए रहेगा तो ये जरूर बनेंगी, लेकिन इनको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे।
और उर्वरक डालने की इनमें जरूरत पड़ती है। लाल मिट्टी में भी उर्वरक की जरूरत पड़ती है, लेटराइट में भी पड़ती है, इनमें भी पड़ती है। केवल काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में उतनी जरूरत उर्वरक की नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका लेटराइट सॉइल, लेटराइट वो माउंटेनियस सॉइल का मैंने आपको कोड बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपके मेन जो मृदाएं हैं उनके बारे में आपको बता दिया, समझ में। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य मृदाओं के बारे में। जैसे अन्य मृदाएं क्या हैं, हमने जो मेन मृदाएं थी वो तो हमने पढ़ ली। अब अन्य मृदाओं के बारे में अगर देखें तो आता है मरुस्थलीय मृदा, जिसको डेजर्ट जोन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एक आता है सैलाइन सॉइल, जिसको बोलते हैं लवणीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा। ठीक, बेसिक सॉइल। और तीसरा जो आता है ये आता है दलदली मृदा, या इसको बोलते हैं दलदली सॉइल। समझ में आया? तो सॉइल्स कितने प्रकार के हो गए? जो मेन थे वो 8 प्रकार के सॉइल्स, बाकी अब जो बचे वो क्या है, वो आपके जनरल है। मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और दलदली मृदा। तो मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट सॉइल, और जो लवणीय मृदा हो गया, ये हो गया बेसिक नेचर सॉइल, या फिर मान लीजिए इनको सैलाइन सॉइल, और लास्ट जो है वो दलदली सॉइल, जो दलदली इलाके में होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसमें नहीं है। ठीक है, वो इस फिगर में नहीं है। इसमें मेन 8 जो मृदाएं थी उनके बारे में आपको बता दिया गया। अब मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा, आपको खुद उनको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं क्या है, फिर सबसे पहले हम आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थल का मतलब क्या हो गया, डेजर्ट। क्या हो गया, डेजर्ट। समझ में आया? तो जनरली जो डेजर्ट है वो क्या है, या उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? डेजर्ट का मतलब शुष्क, शुष्क का मतलब एरिड जोन। समझ में आया? तो एरिड जोन का मतलब हो गया राजस्थान। समझ में आया कि नहीं? तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल हम पॉइंट्स इनके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि मरुस्थलीय मृदा होगी तो पक्का ये कैसे क्षेत्र होंगे, ये शुष्क क्षेत्र होंगे, शुष्क क्षेत्र होंगे। इसका मतलब ये ड्राई जोन्स होगा। दुनिया भारत के ऐसे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र हैं, या एरिड जोन्स हैं, या सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड का मतलब अर्ध शुष्क हो गया। ठीक है, तो सामान्यतः ये शुष्क क्षेत्र है। ये मृदा जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र होगा तो यहां की मृदा में ज्यादा मात्रा में क्या होगी, बालू पाई जाएगी। बालू की मात्रा पर्याप्त होती है। समझ में आया? तो बालू की मात्रा यहां पर पर्याप्त होगी। उसके बाद इसका मतलब यहां पर मोटे अनाजों की पैदावार होती है, मोटे अनाजों की पैदावार होगी। लेकिन जैसे कि अगर देखा जाए सामान्यतः हमारे भारत में ये राजस्थान में और कहां पर है, गुजरात में है ये मरुस्थलीय मृदा। तो राजस्थान गुजरात में पाई जाएगी। मोटे अनाज हो जाते हैं इसमें, बालू की मात्रा ज्यादा होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं, एरिड जोन या सेमी एरिड जोन होते हैं। समझ में आया? अब इनके बारे में अगर पढ़े मरुस्थलीय मृदा के बारे में, तो यहां पर राजस्थान में आपने सुना होगा एक शहर है गंगानगर। आप लोगों को मैंने नदी घाटी परियोजनाएं बताई थी, या रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बताए थे। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में एक मैंने बताया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी पंजाब में है और बनी राजस्थान के लिए। सामान्यतः गंगानगर जैसे जो शहर है, गंगानगर जैसे शहरों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सिंचाई व्यवस्था से आता है। तो यहां पर सिंचाई व्यवस्था से आता है, तो यहां पर गेहूं वगैरह भी हो जाता है, गेहूं भी होता है, यहां चावल भी होता है, इवन यहां पर कपास की पैदावार भी हो जाती है, क्योंकि यहां सिंचाई व्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कैसे क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र यानी एरिड जोन्स में बालू की मात्रा ज्यादा होती है, मोटे अनाज की पैदावार होती है, राजस्थान गुजरात में पाई जाती है। गंगानगर जैसे शहरों में यहाँ गेहूं चावल और कपास भी होता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया मरुस्थलीय मृदा। समझ में आया? और यहां पर मृदा में लवणता तो पाई जाएगी, सैलिनिटी तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका मरुस्थलीय मृदा, यानी को बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हीं को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। समझ में आएगी? बाकी यहां पर भी अगर सैलिनिटी तो है, लेकिन
जो कार्बनिक क्षेत्र हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती। नाइट्रोजन तभी आएगा जब खूब सारा पानी होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र है तो शुष्क क्षेत्र है, उतना ज्यादा पानी होगा नहीं, तो पानी होगा नहीं तो सिंपल सी बात है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या मरुस्थलीय मृदा। क्या क्या पॉइंट हो गए? शुष्क क्षेत्र है, बालू की मात्रा अधिक होती है, मोटे अनाजों की पैदावार होती है। राजस्थान गुजरात में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। एरिड या सेमी एरिड जोन्स होते हैं, यानी कि ये वाले इलाके जो हैं, ये जो इलाके दिख रहे हैं आपको एरिड जोन्स दिखाए हुए हैं। गंगानगर से जैसे शहरों में सिंचाई व्यवस्था का विकास काफी हुआ है, तो वहां गेहूं और धान और कपास भी हो जाता है। सैलिनिटी इस मृदा में है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका। और अगर लवणीय मात्रा बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो ऊसर हो जाएगा। ऊसर समझते हैं? वो लैंड सरफेस तो बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, वहां घास भी नहीं उगती, तो वो लवड़ी हो जाते हैं या फिर बेसिक नेचर सॉइल्स हो जाते हैं, तो वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो ये हो गया मरुस्थलीय मृदा। समझ में आया? इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हाँ शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। तो शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब एरिड और सेमी एरिड जो जोन्स होते हैं क्षेत्रों में, इसका विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा ऑब्वियसली अधिक होती है, बाजरा ज्वार जैसे मोटे अनाजों की पैदावार होती है। परंतु राजस्थान में जैसे गंगानगर बहुत फेमस है, आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्लांट बना है वो गंगानगर में बना है। मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगी तो पंजाब में है, हरिके डैम में, लेकिन राजस्थान में जो पानी आता है उसका जो मेन प्लांट है वो गंगानगर में है। ठीक है, जिले में जहां की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसे मिट्टी में गेहूं, कपास और धान के उत्पादन भी हो जाता है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवण यानी कि सैलिनिटी है, डिसॉल्व्ड सैलिनिटी है, और फास्फोरस की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि इसी वजह से बची हुई है, जबकि कार्बनिक तत्वों और नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या शुष्क और क्या मरुस्थलीय मृदा, या इनको बोलते हैं एरिड और सेमी एरिड सॉइल्स। समझ में आया? तो ये हो गया आपका एरिड और सेमी एरिड सॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है लवणीय या क्षारीय मृदा। ठीक है, तो ये लवणीय क्षारीय मृदा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये हो गया आपका मैप। और लवणीय मृदा कहां पाई जाएगी? लवणीय मृदा पाई जाएगी जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी, है ना। और सैलिनिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब वहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, लवणीय मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वहां सोडियम, वहां मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, कैल्शियम की मात्रा भी होगी, जिसकी वजह से बेसिक नेचर है इसका, है ना। तो लवणीय मृदा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लवणीय मृदा सलाइन सॉइल, या मान लीजिए इसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक सॉइल्स, बेसिक नेचर सॉइल। समझ में आया? तो बेसिक नेचर सॉइल क्या है? बेसिक नेचर सॉइल क्या होते हैं? जनरली ऐसे सॉइल्स जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोस्टल क्षेत्र होगा, ठीक है, क्योंकि सलाइन सॉइल्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ इंडिया में काफी राज्यों में है, जैसे हरियाणा में काफी है, पंजाब में भी काफी है, उस साइड भी है ये। ठीक है, क्योंकि सोडियम उधर ज्यादा पाया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, इवन उत्तर प्रदेश में भी पाया जाएगा। या मान लीजिए तटीय क्षेत्रों में उतने ज्यादा तो नहीं है, मात्रा कम होती है। ठीक है, और यूपी के साथ बिहार, दक्षिण भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु में लवणीय मृदा होती है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ऊसर। क्या बोलते हैं? ऊसर। 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया, 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो इतने ज्यादा हथियार चलाए गए, इतने ज्यादा हथियारों का प्रयोग किया गया कि हमारे यहां पड़ गया सूखा। जब सूखा पड़ा तो उस समय ऊसरों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ। नॉर्थ इंडिया में आगरा से लेकर ये कानपुर तक का क्षेत्र जो था उत्तर भारत का, ये सब ऊसर ही ऊसर हो गया था, मतलब बंजर हो गया था। ठीक, तो ये बंजर जमीन है एक तरीके से। और ध्यान रखिएगा, बंजर जमीन है, इसका मतलब यहां पर ये खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ फसलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जब तक हम उर्वरक का प्रयोग ना करें तब तक। ठीक, और जनरली अगर जो एग्रीकल्चर का जो सीक्वेंस है, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध जो खेती होती है, क्रमबद्ध खेती करके, यानी एक सीक्वेंस में खेतीबाड़ी करके, रबी खरीफ जायद का जो सीक्वेंस है वो बनाकर
हम इस मृदा को यानी कि ये जो ऊसर है या बंजर जमीन है, इसको हम बना सकते हैं उर्वरक, मतलब फर्टाइल कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में खेती की जाए और सालों साल की जाए, बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं लवणीय मृदा। तो लवणीय मृदा क्या होगी? तटीय क्षेत्रों में मात्रा थोड़ी कम है, वैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दक्षिण में तमिलनाडु, यहां पर इनकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इस लवणीय मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है सोडियम और मैग्नीशियम की। सोडियम मैग्नीशियम की मात्रा पाए जाने की वजह से ये सैलाइन है। ठीक है, और बाकी कैल्शियम की मात्रा भी इसमें है। कैल्शियम की मात्रा की वजह से ही ये बेसिक नेचर अपना रखती है, और सामान्यतः इसको हम बोलते हैं ऊसर, जो कि खेती के लिए उपयुक्त ये नहीं है। ठीक है, उतनी ज्यादा उपयुक्त नहीं होती। तो ये हो गया आपका क्या? लवणीय मृदा, जो कि भारत के इसी पार्ट में, ये जो एलुवियल सॉइल वाला पार्ट है, इस पार्ट में ही पाई जाती है, जो कि ऊसर बोले जाते हैं, जो कि बंजर स्थान है। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं हम, इसकी थ्योरी क्या कह रही है? क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा, यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, देखिए दिया हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यानी दक्षिण में के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर, ये वही इलाका है भारत का जो बंजर हो गया है। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता की वजह से के कारण ये मिट्टी कैसी है? लवणीय है। तथा कैल्शियम और पोटेशियम में पाया जाता है कि अधिकता के कारण ये बेसिक नेचर में आ जाती है, यानी क्षारीय हो जाती है, अतः यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका कौन सी मृदा? लवणीय मृदा। ठीक, विशेषकर अगर देखा जाए तो नहरी सिंचाई की वजह से इसको बनाया तो जा सकता है, करा जा सकता है। नहरी सिंचाई के क्षेत्रों के कोशिका क्रिया, कैपिलरी ट्रांसफरेंस के कारण ये ऊपरी सतह तक सीमित होती है और कृषि के लिए हानिकारक और अनउपजाऊ होती है, उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। जनरली होता है क्या? सॉइल इरोजन से जनरली जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन के लिए बहुत बार कोशिशें की गई हैं कि सॉइल इरोजन के जो दुष्परिणाम है उनसे बचा जाए। उसके लिए 1953 में एक सेंट्रल बोर्ड भी बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, या केंद्रीय मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन संरक्षण के लिए एक संस्थान भी बनाया गया। तो लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। भारत में कोशिश की जाती है कि जो मिट्टी बह जा रही है फर्टाइल इलाके से पानी की मात्रा की वजह से या नहरी सिंचाई की वजह से, उसको एक जगह रोका जाए। उसके लिए बांध बनाने की कोशिश की गई है। इसीलिए तो इंडिया में बांध बहुत सारे बने कि मिट्टी रुके, मिट्टी ना बह जाए पानी के साथ, नहीं तो वो इलाका बंजर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका स्थानीय नाम जो है, जो लोकल जो नेम है इनके, लोकल नेम इनके रेह है, कल्लर है, रकार है। रकार इसको साउथ इंडिया में बोलते हैं, ऊसर इसको नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, कार्ल इसको महाराष्ट्र में कहते हैं, चापेन भी महाराष्ट्र में कहते हैं। इन मिट्टियों को चूना जिप्सम मिलाकर सिंचित कर तथा चावल और गन्ना जैसे लवण रोधी फसलों की लगाकर सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गन्ने की फसल से मिट्टी एक जगह रुकती है ना, धान की फसल से मिट्टी एक जगह रुकेगी, तो ये लगा के इनका जो सैलाइन नेचर है उसको कम किया जा सकता है, इनके जो बंजर जो इनका प्रवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू की उपज संभव है, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। उतना कोशिश की गई है लेकिन उतना कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका कौन सी? दलदली मिट्टी। ठीक है, वो ये हो गया आपका लवणीय मिट्टी। इसके बाद तीसरा आता है, बहुत सिंपल सा है। देखिए मैंने आपको बताया भी था तीसरा होगा क्या। तीसरा अन्य प्रकारों में जो तीसरा है, यानी टोटल 8वां जो प्रकार है वो क्या है? वो है दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी आप समझ गए होंगे, जहां पानी इकट्ठा होगा, वहां जहां जल का जमाव होगा वहीं तो दलदल होगा। जब दलदल होगा तो आसपास का जितना भी फॉसिल्स है, जितने भी जीवाश्म है, वो सब अपनी तरफ को क्या करे? खींचेगा, तो कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें ज्यादा है, गीली मिट्टी में या फिर दलदली मिट्टी में। समझ में आया? तो इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता, ह्यूमिड नेचर की वजह से हुआ है। बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है, यानी फॉसिल्स जब जमा होते हैं तो कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों में, ऑब्वियसली तटीय प्रदेशों में ज्यादा होगा, जहां पर डेल्टा बने होते हैं, यानी पूर्वी तट पे ज्यादा होगा, तथा जल जमाव के क्षेत्रों में होता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या?
गीली और दलदली मिट्टी। तो ये हो गए टोटल 8 प्रकार की मृदाएं। पहली हो गई एलुवियल सॉइल, दूसरी हो गई ब्लैक सॉइल। एलुवियल में पोटाश और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल 40% पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करती है, जो कि सिंचाई के लिए वहां उतनी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही सिंचित है। उसके बाद आता है आपका ब्लैक सॉइल, ये काली मिट्टी है, ये लावा की वजह से बनी है और इसको भी उतनी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। तीसरा लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी क्रिस्टलीय शैलों से बनी है, इसको जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत है। और उसके बाद आता है आपका लाल मिट्टी वाला लेटराइट सॉइल। ऑब्वियसली लेटराइट सॉइल आपका जो बना है ये इसको भी सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। और लेटराइट सॉइल जो बने हैं ये जब निक्षालन होता है, यानी कि जब नदियों द्वारा अपने साथ चूना वगैरह का जो इरोजन किया जाता है, अपरदन किया जाता है, उसकी वजह से लेटराइट बनी है। लेटराइट अंदर गीली गीली होती है, लेकिन अगर ऊपरी पार्ट पे होगी तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह वो भी दिखाई देगी, छोटे छोटे टुकड़ों की तरह। लेटराइट हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले एलुवियल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गई, तीसरा रेड सॉइल हो गई, चौथा, और रेड सॉइल पेनिनसुलर इंडिया में बहुत पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारी है। लेटराइट सॉइल हो गया चौथा। और फिर होगा पर्वतीय मृदा, मैंने आपको बता दिया पर्वतीय मृदा यानी कि ऐसे इलाके भारत के झूमती शिला वाले इलाके, वो अभी निर्माणाधीन है तो अभी उपजाऊ नहीं है, उनसे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, फिर ये तो 5 हो गए। अब 6, 7, 8 जो अन्य प्रकारों में आता है, मरुस्थलीय मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, दलदली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, और फिर आता है लवणीय मिट्टी जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बंजर जो है वो लवणीय मृदा है, यानी जिसको बेसिक नेचर सॉइल कहते हैं, या जिसको हम लवणीय मृदा भी कहते हैं, सलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रकार किसके, सॉइल्स के। ठीक, अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि अन्य घुलनशील लवणों की पर्याप्तता, परंतु फास्फोरस की मात्रा। हाँ, ये मैंने आपको उसके बारे में बताया, दलदली मिट्टी के बारे में। तो जल जमाव के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, और जल जमाव के क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। तो इसके बाद इनके बारे में एक और पॉइंट है, ये देखिए, इसमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। ठीक है, जहां पर फास्फोरस पोटेशियम की कमी होगी, इसका मतलब कि वो भी उपजाऊ उतनी नहीं है। ठीक है, तो की कमी रहती है। गीली मिट्टी प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन उतनी ज्यादा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव के क्षेत्रों में निरपेक्ष दशा में मिट्टियों में लौह तत्व की उपस्थिति व बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है, मतलब इससे उतनी खेतीबाड़ी नहीं होती। तो 2 सबसे ज्यादा जो फेमस हैं खेती ना होने के, वो कौन कौन सी हैं, आपका लवणीय और दलदली। समझ में आया? अब कुछ अन्य पॉइंट्स में जो आते हैं, जैसे मिट्टी के उर्वरता में कमी का कारण, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए या हमें पता होने चाहिए, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मिट्टी की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने का कारण क्या है? पहला कारण बताया जा रहा है, क्या पहला कारण बताया जाता है? पोषक तत्वों का ह्रास, यानी कि फसल काटने का जो क्रम है उसी को आजकल क्या हो रहा है, जनरली ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कैश क्रॉप्स बहुत तेजी से उगाए गए। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसल, यानी कि जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, ये अफीम हो गया, ये सब कैश क्रॉप होते थे। तो कैश क्रॉप अंग्रेजों ने ज्यादा उगाई क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलता था। कृषि का जो क्रम था वो खराब हो गया, जो एक क्रम में जब जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं कटा, उसके बाद वहां जमा होना शुरू हुआ, पानी को जमा किया गया, पानी जमा किया गया तो फिर वहां धान की फसल लगी, तो मिट्टी के बाद पहले से पानी था, तो हुआ क्या कि फसल काटने के क्रम में जो सीक्वेंस जो टूटा, उसमें जो पोषक तत्व एक दूसरी फसल से एक दूसरी फसल को मिलने थे वो नहीं मिलते हैं, तो इससे इनका फर्टिलिटी कम हो जाती है। निक्षालन भारी वर्षा के कारण, यानी कि भारी वर्षा, बाढ़ की वजह से निक्षालन होता है, सारा फर्टाइल सॉइल वहां से हट जाता है। ठीक, अपरदन इरोजन हो गया, इरोजन तो बहुत बड़ा कारण बन गया। उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास हो जाता है, जो ऊपर की मिट्टी है जो फर्टाइल है वो सब नदी अपने साथ ले जाती है, पता नहीं कहां ले जाके छोड़ देती है। इसके लिए बांध बनाए जाते हैं, टेरेस फार्मिंग की गई, कोशिशें तो बहुत की गई हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनसे फायदा नहीं हुआ। कृषि भूमि, नहरों से ही नुकसान होते हैं, ध्यान रखिएगा, नहरें अपने साथ बालू भी लेकर आती हैं, रेत लेकर आती हैं, और वो फर्टाइल सॉइल में रेत छोड़ देती हैं, तो मिट्टी की उर्वरता जितनी बढ़ी थी पानी से, जितना नाइट्रोजन मिला था बढ़ गई, लेकिन वो फर्टाइल सॉइल की फर्टिलिटी
सीमित रहेगी। अब वो उतनी ही बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रेत भी मिल गई है। तो नहरों से भी नुकसान होते हैं। ये चीजें समझ में आई तब जब प्रथम हरित क्रांति की गई 1966 में। 69 में रिजल्ट आया कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, लेकिन अब और नहीं बढ़ पाएगी। अब जितनी है उतनी है, क्योंकि नहरों की वजह से उसमें रेत भी आ गई है, ठीक है, और रेत रह नहीं जा सकती। कृषि भूमि के का अति उपयोग, ऑब्वियसली किसी भी चीज का दुनिया में हर चीज की अधिकता नुकसानदेह होती है। आप हर चीज अधिकता करेंगे, मिट्टी में बार बार आप, मतलब वही है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, फाड़ दो उसको, तो वही हो गया। मिट्टी का इतना उपयोग किया जा रहा है कि जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, ठीक है। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ऑब्वियसली दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन क्या है, जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट्स हैं ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीक्वेंस में खेती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो फर्टिलिटी होनी चाहिए थी वो आगे की फसलों के लिए वो फर्टिलिटी उसे नहीं मिल पा रही है, और आगे की फसलें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद उर्वरता में वृद्धि के लिए कई कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई और फसलों में आवश्यकतापूर्ण खाद डालना आवश्यक है। ये छोटे से पॉइंट्स हैं कि अगर हम चाहें तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए कोशिश की जाती है। जैसे उर्वरता में वृद्धि के लिए इन कारणों पर, जो कि कारण थे मिट्टी की उर्वरता के न बढ़ने के, इन कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई और फसलों में आवश्यकता अनुसार खाद डालना आवश्यक है। लेकिन वही बात, खाद कौन सी डाली जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। लेकिन ज्यादा पैदावार करने के लिए केमिकल फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये उस मृदा को जला देते हैं। जैसे डाई वगैरह का अत्यधिक यूज फसल को जो जलाएगा मिट्टी की उर्वरता को भी खत्म कर देगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर जो किया जाए या फार्मिंग जो की जाए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का उतना प्रयोग द्वितीय हरित क्रांति के बाद नहीं हुआ। आज 2019 चल रहा है, 13 साल हो चुके हैं, 2006 से आज तक 13 साल हो चुके हैं, कोई हरित क्रांति नहीं की गई है। इसके बाद भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तो होता भी है, नाइट्रोजन है नहीं। नाइट्रोजन के लिए पानी का यूज किया जाता है, पानी के लिए नहर का यूज किया जाता है, नहर में उसके साथ रेत आ जाती है, वो मिट्टी की उर्वरता को लिमिटेड कर देती है, ठीक। तो कार्बनिक खादों और उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो जाता है। चक्रीय कृषि, जो मैंने आपको बताया था, एक सीक्वेंस में जो एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है कि इस फसल के बाद ये लगेगा तो उसको फायदा होगा, है ना। ऐसा जैसे आपने सुना होगा, हमारे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर है कानपुर शहर में एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस एंड रिसर्च, जो कि IIPR के नाम से जाना जाता है। दलहन संस्थान के रूप में उसका निर्माण किया गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो उन्होंने अपना संस्थान बना रखा है उसके पीछे बहुत सारा लैंड सरफेस उन्होंने खेती बाड़ी में यूज करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि दाल के साथ कौन सी फसल लगाई जाए जो कि आगे चल के उस फसल को फायदा करे। तो मल्टीपल फसल्स एक दूसरे को फायदा दे रही हैं, तो ये होता है चक्रीय कृषि। मिश्रित मिक्स फार्मिंग जो है आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है या हो सकती है, ठीक है। नाइट्रोजन का टेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो मृदा अपरदन है, देखिए मैंने अभी आपको बोला था सॉइल इरोजन जो है उससे क्या हो रहा है, उसके जो परिणाम है वो क्या है। देखिए मृदा अपरदन के परिणाम या मृदा अपरदन से परिणाम, नदियों में बाढ़ आना, ऑब्वियसली उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है ना। बाढ़ आई, वो पूरी मिट्टी अपने साथ ले गई। अब यहां इंसान जान बचा रहा है, मिट्टी भी जा रही है। उप मृदा जल स्तर का नीचे जाना, ठीक है। कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं कहीं लैंड सरफेस सूख जा रहे हैं, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो नीचे क्यों चला जा रहा है, लैंड सरफेस ही लो लैंड में जा रहा है। उर्वरता में कमी, ऑब्वियसली फर्टिलिटी में कमी आ जा रही है। जल धाराओं में गाद जमा हो जाना, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो जल धाराएं हैं, जल धाराओं में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो होता क्या है, बीच में ही, नदियों के बीच में ही जलोढ़ मिट्टी वहां पर इकट्ठी हो जा रही है, वो छोटे छोटे टापू में बन गई है, आइलैंड बन गया। अब वहां कोई खेती तो तभी कर पाएगा ना जब या तो आदमी पानी के अंदर जाए या फिर वहां पानी हट जाए, पानी हटेगा नहीं वहां से। निर्मित बांधों की घटती आयु, तो जो बांध खत्म होते जा रहे हैं। बांध क्यों बनाए गए थे भारत में? भारत में सबसे पहला बांध बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत का पहला बांध था जो 1948 में बंगाल में बनाया गया। उसका मेन उद्देश्य है क्योंकि दामोदर जो नदी थी, उस नदी को क्या करते हैं, उस नदी को बाढ़ के लिए बड़ा फेमस थी, तो उससे मिट्टी को बचाने के लिए वहां पर बांध लगाया गया।
लेकिन हुआ क्या कि उसकी उम्र कम थी, थोड़े सालों बाद वो डैमेज कर गया। अब फिर उस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट, संरक्षण के उपाय, यानी कि जो सॉइल इरोजन है उसके उपाय क्या हो सकते हैं? परती जमीन पर वनस्पति आवरण, यानी कि क्या किया जा सकता है सॉइल इरोजन से के लिए? घास आदि उगाइए, बड़ी घास उगाइए, पेड़ लगाइए, जिससे कि मिट्टी आगे जाने से या मिट्टी बह जाने से क्या हो जाए, रुक जाए, वो जड़ों के बीच में क्या हो जाएगी, जमा होगी, तो वो यूज होती रहेगी। पर्वतीय ढलानों पर पेड़ लगाया जाना, ऑब्वियसली पर्वतीय ढलाने जो है वो पर्वतों पे सामान्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों में नहीं किया गया, लेकिन हाँ वहां पर जिम्नोस्पर्म पेड़ होते हैं। जिम्नोस्पर्म पेड़ पर्वतीय पेड़ों को कहते हैं, ये बायोलॉजी में आप पढ़ोगे। तो जिम्नोस्पर्म जो पेड़ है वो ऊपर से आ रही मिट्टी को एक जगह बीच में रोकने का काम करते हैं, ठीक है। रेखीय जुताई और पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती ये वही हो गया टेरेस फार्मिंग, जिसको बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती। तो पट्टीदार खेती की जाए या रेखीय जुताई की जाए तो इससे पहाड़ी इलाकों की मृदा को बचाया जा सकता है। पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीदार खेती जो है यही पट्टीदार खेती भी होती है, ठीक है। तो ये सीढ़ीदार खेती करके या टेरेस फार्मिंग करके मृदा को आगे जाने से रोका जा सकता है। समझ में आया? उसके बाद और भी प्रकारों में है जो तेज ढलानी इलाके हैं। तेज ढलानी इलाकों में देखा जाए तो तेज ढलानों पर सीढ़ीदार अवरोधी बांध का निर्माण करना, जैसा कि हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बहुत सारा हो रहा है। ऐसे बांध बहुत सारे बन रहे हैं जो तेज ढलानों पर सीढ़ीदार अवरोधी बांध बनाए जाते हैं, जिससे मिट्टी का इरोजन होने से बच जाता है। पेड़ों को लगाकर वायु रोधकों का निर्माण करना, ऑब्वियसली ये भी एक फायदा है कि जो वातावरण है उसको, हवा में भी तो नाइट्रोजन है, तो उसको बचाए रखने के लिए पेड़ों को लगाकर, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ करेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ेंगे, उनके साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो वायु रोधकों का निर्माण होगा, वायु रोधकों की वजह से ही होगा। चारागाहों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना, चारागाह जो खत्म किए जा रहे हैं, झाड़ उड़ाए जा रहे हैं, झाड़ों को जलाया जा रहा है, ये सब जूमिंग खेती की वजह से हो रहा है। जूमिंग खेती एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसमें शुरुआत में फायदा दिखता है लेकिन बाद में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। समय समय पर भूमि को परती छोड़ना ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। ऑब्वियसली किसी भी मिट्टी को ज्यादा यूज करने से उस मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक समय उसको ऐसे ही सेफ लैंड सरफेस या प्लेन लैंड सरफेस या ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी उर्वरता को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके उपाय जो सॉइल इरोजन के लिए किए जा सकते हैं, भारत सरकार ने इनको सुझाया है। अब हमने आपको अभी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रहा था कि अपने देश में 1953 में 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन जो बनाया गया था 1953 में, उनका काम ही था सॉइल इरोजन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण करने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बनाया गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन का निर्माण किया गया, जिसका कार्य यह था राष्ट्रीय स्तर पर देखिए मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालन करना, जिसके लिए क्या किया गया, जिसके लिए भारत में बहुत सारे बांधों का निर्माण किया जाना था, इसीलिए बांध बने थे। टेरेस फार्मिंग का निर्माण किया जाना था, जमीन का समतलीकरण, मतलब कि एक लेवल लैंड बनाया जाए जिससे कि मृदा आगे जाने से रुक जाए। घास के मैदानों का विकास, ऑब्वियसली घास के मैदान बनेंगे तो मिट्टी आगे बहने से बचेगी, और जैव वैज्ञानिक कार्य शामिल थे। तो ये सारे काम थे किसके, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के। समझ में आया, जो 1953 में बनाए गए थे, ठीक है। मृदा की समस्याओं के अनुसंधान के लिए भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं जो अलग अलग है। वाराणसी जैसे राज्यों में या जोधपुर जैसे, वाराणसी जैसे शहर में तथा जोधपुर जैसे शहरों में जो अनुसंधान केंद्र बने हैं, वो अनुसंधान केंद्र जो बनाए गए थे वो टोटल भारत में 8 है। तो 8 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन किया गया है। मरुस्थल की समस्या के लिए भी भारत में अध्ययन के लिए जोधपुर में एक बनाया गया था, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन। एरिड जोन मतलब शुष्क क्षेत्र। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो ये जोधपुर में बना हुआ है, जो कि एरिड जोन के लिए बनाया गया। यहां पर मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा का भी यूज हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य ही है कि राजस्थान में खेती बाड़ी को बढ़ाया जाए। मैंने आपको पहले भी नदी घाटी परियोजना में यह बात बताई है
कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी कहाँ है? पंजाब में, लेकिन बनी किसके लिए है? राजस्थान की खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा भारतीय मृदाओं के बारे में। मैंने आपको 5 मेन मृदाएं बता दी, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और आखिरी क्या था? आखिरी था माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, उसके बाद 3 मृदाएं अलग हो गई जो अन्य प्रकारों में आती हैं। पहला था आपका दलदली, दलदली मतलब कि जो कोस्टल इलाके में थी। फिर था लवणीय जो कि सूखा हुआ इलाका, ऊसर जो बिल्कुल ये दोनों मिट्टियां किसी काम की नहीं है। और बाकी का मैंने आपको बताया कि मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय राजस्थान में। ठीक, 8 प्रकार। बाकी मैंने आपको कजरी बता दिया। कजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में बना हुआ है। 1953 में ऐसे ही भारत में बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या सॉइल कंजर्वेशन, वो बनाया गया 1953 में। ऐसे करके भारत में 8 केंद्र बने हैं। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में मिट्टी के उर्वरता खत्म होने का। उसको रोकने के लिए भारत में बहुत सारे प्रयोग किए गए, जैसे बांध बनाए गए हैं, टेरेस फार्मिंग की गई है। तो ये सारे प्रकार मैंने आपको बता दिया। रिवर वैली प्रोजेक्ट से मैंने आपको पूरा बांधों के बारे में सब कुछ बता दिया था। बाकी हम जब इरिगेशन के पॉइंट में आएंगे एग्रीकल्चर के साथ साथ, तो इरिगेशन के पॉइंट में मैं आप लोगों को टेरेस फार्मिंग का तरीका बताऊंगा, झूमिंग खेती का तरीका बताऊंगा कि उसमें ये सब होता क्या है। आज के लिए इतना ही। ये हुआ आपका इंडियन सॉइल्स का चैप्टर।